स्वागत है आपका हमारे इस भूगोल की नई क्लास में। इसमें हम संसाधन एवं विकास नामक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें से हम पढ़े थे कि संसाधन किसे कहते हैं, जिसमें आप पाएं कि वो सामाजिक रूप से मान्य हो, आर्थिक रूप से यानी कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। इन सभी को मिला के हम ये जान पाएँ कि संसाधन किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़े थे संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार में हम कई प्रकार के आधार पर देखे थे, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर देखें कि जैव है कि अजैव है, समापत्ता के आधार पर देखें कि नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है, स्वामित्व के आधार पर देखें कि व्यक्तिगत है कि सामुदायिक है कि राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है। इसके बाद जो है विकास के आधार पर हम भंडार वाला, संचित कोष वाला, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देखो, संसाधन का प्रयोग आजकल एकदम अंधाधुंध रूप से हो रहा है। संसाधन का प्रयोग हम बहुत ही अंधाधुंध रूप से कर रहे हैं, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे कि आगे का भविष्य हमारा कैसा होगा या आगे की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हम इनका जो अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी इसकी आवश्यकता होगी या उनके लिए हम छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, आगे की पीढ़ियां इस पर किस तरह से काम कर सकती हैं या क्या आगे की पीढ़ियां इसका लाभ ले सकती हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। देखो, संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला प्रभाव है कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। ग्लोबल का मतलब आप ग्लोब जानते हैं, पृथ्वी का एक छोटा सा रूप, इसको ग्लोब बोलते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान का, अगर पृथ्वी का जो तापमान है वो क्रमिक रूप से बढ़े, जैसे आपकी पृथ्वी है, इसका तापमान अगर मान लो यहाँ से सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आता है, इसका तापमान क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, यानी कि वैश्विक तापन कहलाता है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण। इसमें आप पाएंगे कि जो सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं, ये फिर वापस पृथ्वी से वापस नहीं जा पाती या वायुमंडल में ही ये रह जाती हैं, जिसके कारण जो पृथ्वी का ताप है, यानी कि पृथ्वी का जो पूरा पृथ्वी का ताप है वो जो है क्रमिक रूप से बढ़ रहा है। यानी कि पिछले साल कुछ और रहेगा, अब की साल कुछ और, अगले साल ये फिर बढ़ता रहेगा, जिसके कारण कई हानिकारक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। जैसे कि इनमें ग्लोबल वार्मिंग का सबसे हानिकारक प्रभाव ये है कि ग्लेशियर का पिघलना, यानी कि जो पूरे विश्व में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं ये पिघलने लगते हैं, और जब ये पिघलने लगेंगे तो आप जानते हैं कि पूरा ग्लेशियर अगर पिघल जाएगा तो लगभग पृथ्वी की सतह से 2-3 किलोमीटर तक, यानी कि जो आपका समुद्री स्तर है या समुद्री तल है जो, उससे 2 या 3 किलोमीटर तक ये पूरी की पूरी सतह डूब जाएगी। इसके लिए आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए, आप ये सोचिए कि ग्लेशियर कैसे पिघलते हैं। मान लीजिए ग्लेशियर है, या हम ये समझ लें कि हिमालय पर्वत पे जो बर्फ़ें जमी हुई हैं वो किस तरह से पिघलती हैं। हम मानते हैं, आप मान लीजिए आपका पर्वत हो गया। देखो, यहाँ पे अगर हम ये समझें कि मान लो यहाँ से इस तरह से पर्वत को बनाते हैं और इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि अब की बार अगर जब ठंडी का मौसम आएगा तो यहाँ पे बर्फ़ें एकदम जमने लगती हैं, और हम ये मान लेते हैं कि मान लो यहाँ तक बर्फ़ें जमी हुई हैं। इसके बाद जब गर्मी का मौसम आएगा, जब गर्मी का मौसम आता है तो बर्फ़ें पिघलने लगती हैं, और ये मैं मान के चलता हूँ कि ये बर्फ़ें मान लीजिए यहाँ तक पिघल गई। जब ये बर्फ़ें यहाँ तक पिघल जाती हैं तो मेरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए कि जब ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, गर्मियों में पिघलते हैं, तो अगर गर्मियों में पिघलते हैं तो फिर ठंडियों में ये फिर बन जाते हैं, यानी कि जो बर्फ़ की परतें हैं फिर वो जम जाती हैं और वहाँ तक पूरा जम जाएंगी। ठंडी ज़्यादा पड़ती है तो पूरी बर्फ़ जो रहती है वो फिर से जम जाती है। तो ये बर्फ़ के पिघलने का क्या मतलब है? बर्फ़ के पिघलने का मतलब ये है कि जो बोला जाता है कि ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मान लीजिए अब की साल तक अगर ठंडी में यहाँ तक पूरा जो ठंडी का मौसम है यहाँ तक बर्फ़ जमा हुआ है, ज़मीन के इस सतह तक, यानी कि पहाड़ से इस सतह तक आके बर्फ़ जमा हुआ है। जब गर्मी का मौसम आएगा तो हम मान लेते हैं कि यहाँ तक का जो पानी रहेगा ये पिघल के चला जाएगा। अब इसके बाद फिर ठंडी का मौसम आएगा, फिर वहाँ तक जम जाएगा। फिर अगली बार क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का जो वैश्विक ताप है वो बढ़ रहा है, अगली बार गर्मी फिर ज़्यादा पड़ेगी। जब गर्मी फिर ज़्यादा पड़ेगी तो फिर यहाँ तक
फिर बर्फ पिघल जाएगा। इसके बाद ठंडी का मौसम आएगा, फिर जहाँ तक जमना था वहाँ तक जम जाएगा। लेकिन फिर वैश्विक ताप बढ़ रहा है, इसलिए फिर गर्मी जब तक आएगी तब तक फिर ये मान लीजिए ग्लेशियर आपका यहाँ तक पिघल जाएगा। यानी कि धीरे धीरे हर साल ग्लेशियर जो है पिघलता जा रहा है, जिसके कारण जो आपका समुद्र है, जिसके कारण जो समुद्र का स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर उठता चला आ रहा है, जिसके कारण जो किनारे तटे हैं, यानी कि किनारे रहने वाले जो शहर हैं वो धीरे धीरे समुद्र के और किनारे होते जा रहे हैं, या धीरे धीरे ये जो है समुद्र इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इसके बाद है आपका परितंत्र। परितंत्र का मतलब है जो परितंत्र का खतरा है। परितंत्र का मतलब आप पहले समझ लीजिए कि आप जिस वातावरण में रहते हैं, यानी कि अगर पृथ्वी की जो पृथ्वी है उसके किसी भी भाग का, किसी छोटे से इकाई का अगर हम अध्ययन करें, जैसे मान लो समुद्र है, तो समुद्र में कौन से जीव हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, इन सब का सम्मिलित रूप जो होता है वो आपका होता है परितंत्र। जब संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, तो इन पर भी खतरा बढ़ता है। और जैसे परितंत्र का मतलब, जैसे अगर मछली भी जैसे संसाधन में आता है, अत्यधिक किसी भी मछली को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ें कि उसकी जो प्रजाति है वो एकदम विलुप्त होने के कगार पे आ जाए, या फिर कोई भी पेड़ पौधे ऐसे हैं, मान लीजिए किसी भी पेड़ पौधे का उपयोग आप ज़्यादा करने लगेंगे तो वो विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगा। तो जो परितंत्र होता है, यानी कि परितंत्र का मतलब पृथ्वी की सतह पे कोई भी इकाई आप उठाते हैं, जैसे जो स्थल मंडल का, जल मंडल का, वायुमंडल का, उसमें रहने वाले जो भी जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका और मतलब सजीवों और निर्जीवों का जो आपस में संबंध है उसका जो अध्ययन है वो परितंत्र के अंतर्गत आता है। परितंत्र पे खतरे का मतलब ये है कि उसमें से किसी भी एक भाग को आप पूरी तरीके से विलुप्त कर दें, उसमें से किसी एक भाग को आप पूरी तरीके से विलुप्त कर दें, या पूरे भाग को धीरे धीरे विलुप्त करने लगेंगे, तो ये जो आपका ये जो सब चीज़ें हो रही हैं ये केवल संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से, क्योंकि हम किसी चीज़ को जब संसाधन मानते हैं तो उसका और उससे यदि हमको अधिक से अधिक लाभ मिलता है तो हम ना मतलब कि ये नहीं समझते हैं कि आगे की पीढ़ियों के लिए छोड़ दें या आगे इसका क्या परिणाम हो सकता है, ये हम नहीं देखते हैं, उसका जो है अंधाधुंध उपयोग हम करने लगते हैं। इसके बाद है एक खतरा और आपका ओजोन में सुराख। ओजोन का नाम आप सुने होंगे, इसका अगर जो है सूत्र देखें तो ओजोन का मतलब है O3 इसका रासायनिक सूत्र है, या ओजोन अणु का ये ओजोन अणु है, O3 जो है वो ओजोन अणु है। ओजोन की बात करें, ओजोन एक जो है परत है वायुमंडल में एक परत है, यानी जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे पहली वाली सतह को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरी जो पहली वाली सतह क्षोभ मंडल, दूसरी जो सतह वो समताप मंडल, इसी समताप मंडल में ही ओजोन परत है। इसके बाद आपका मध्य मंडल है, आयन मंडल है, इसके बाद बहिर्मंडल है, यानी कि बाहर वाला। इसके बाद बहिर्मंडल के बाद से आपका जो है निर्वात चालू हो जाता है, या आपका ब्रह्मांड का अगला हिस्सा यहाँ से चालू हो जाता है। अगर मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी की जो पहली सतह है वो समताप मंडल, पृथ्वी की जो पहली सतह है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल ऐसा मंडल है जिसमें ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे आप मौसम की जितनी भी क्रियाएं, जैसे बारिश का होना, आंधी तूफान का आना, ओले पड़ना, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये इसी मंडल में, यानी कि पृथ्वी की पहली वाली सतह पे ये होता है। यानी कि पृथ्वी से ऊपर जो वायुमंडल की पहली परतें हैं जिनको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में ही ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में ये सब चीज़ें नहीं होती। समताप मंडल जो है उसका ताप भी समान रहता है, और समताप मंडल में जो आपका समताप मंडल है उसमें ये आप देखेंगे कि ओजोन जो परत है वो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक है। ओजोन परत की जो ऊंचाई है कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, जैसा वायुमंडल रहता है उस हिसाब से रहता है कि कहीं पे इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर, कहीं पे 40 किलोमीटर तक है। और ये समताप मंडल में रहता है। समताप मंडल में हवाएं नहीं चलती हैं, ना समताप मंडल जो है वो वायुयान जो आपके हवाई जहाज होते हैं उनके चलने के लिए सबसे अच्छा जो देखिए, अगर आप उसको
क्षोभ मंडल में चलाएंगे तो आंधी तूफान मौसम खराब रहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अपने ही देश के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाना है, अगर मान लो यहाँ मुंबई से मुझे पश्चिम बंगाल जाना है तो बीच में कई राज्य पड़ते हैं, कहीं का भी मौसम खराब हो, अगर हम उसको क्षोभ मंडल से लेके जाएंगे, अगर क्षोभ मंडल में से लेके जाते हैं तो वहाँ का जो मौसम होता है वो खराब हो जाएगा। तो इसका तो जो बादल रहते हैं या जितने भी जो ये आपकी मौसमी प्रक्रियाएं हैं ये केवल क्षोभ मंडल में होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्षोभ मंडल वाली सतह से भी ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि सम तापमंडल में लेके जाते हैं। हालांकि सम तापमंडल में भी कुछ हवाएं चलती हैं जिनको जेट हवाओं के नाम से जानते हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है। ये इतना ज़्यादा जो है इन हवाई जहाज़ों को चलने में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करते हैं। आपका जो ओजोन परत है ये सम तापमंडल में ही है। सम तापमंडल में ओजोन परत है। ओजोन परत में जो है, ओजोन परत आपको पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे सुरक्षा दिलाता है, यानी कि जो सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं, जो सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं, यानी कि सूर्य से जो भी किरणें खतरनाक हैं और वो पृथ्वी पे आती हैं उनको रोकने का काम ये करता है। इसमें भी जो है संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसमें भी छिद्र हो रहा है, जिससे सूर्य की प्रकाश की किरणें जो हैं या पराबैंगनी प्रकाश की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक आने लगेंगी। जब ये पृथ्वी तक आने लगेंगी तो क्या होता है कि इससे आप जानते हैं कि पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी तक आएंगे तो चमड़े या चर्म रोग जो होगा उसमें वृद्धि होने लगेगी या कैंसर में वृद्धि होने लगेगी। तो जो आपके ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है या जो ओजोन परत में छिद्र उत्पन्न हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से हैं। इसके बाद जो है भूमि निम्नीकरण है। भूमि निम्नीकरण का मतलब यह है कि भूमि में जो पोषक तत्व हैं या जो पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनका निरंतर कमी होना, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। इसमें आपका जो है जैसे शहरीकरण होना, औद्योगिकरण होना, उद्योगों को ज़्यादा लगाना, शहरीकरण होना या ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करना, इन सब मतलब का प्रयोग करके हम जो भूमि का उर्वरा शक्ति है उसको धीरे धीरे घटा दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं भूमि का निम्नीकरण। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है। और संसाधन का जो है जो अंधाधुंध इस्तेमाल इसलिए हो रहा है संसाधनों का क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप समझिए कि संसाधन दो तरीके से बढ़ चुके हैं। ये कुछ सीमित लोगों को हाथ में चले गए हैं जिनका वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं, और कुछ जो है लोग इनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और यानी कि आप समझ लीजिए जो गरीब लोग हैं वो संसाधनों पर इनका कोई अधिकार नहीं है। बाकी कुछ आप समझ लीजिए कि 2% 3% लोग ऐसे हैं जो पूरे विश्व में जितने भी संसाधन है वो उनके हाथों में है। वो जिस तरह से चाहें, जिसे रॉकी भाई को जानते हैं, पूरा का पूरा जो सोने की खान थी उनके हाथों में चला गया था, वैसे ही पूरे विश्व के जो संसाधन हैं वो 2-3% लोगों के हाथों में हैं। यानी कि वो जिस तरह से उनका उपयोग करना चाहते हैं उस तरह से उनका उपयोग करते हैं। अगर हम इनका समझदारी से उपयोग नहीं करेंगे या जो पूरे विश्व के देश हैं इनका समझदारी से उपयोग नहीं करेंगे तो ये आगे हमारे लिए और भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए हमको चाहिए कि इनका हम सतत विकास करें, यानी कि इनका हम अगर उपयोग भी करते हैं तो सतत पोषणी उपयोग करें ताकि जो है आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी इनमें मदद मिले। इसमें देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सतत पोषणी विकास के लिए आखिर में ये होता क्या है, वह विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, वह विकास जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसे विकास को हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। यानी कि ऐसा विकास जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ ना कुछ संसाधन हम बचा के रखें और अपना क्रमित विकास भी करते रहें जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे। ऐसे विकास को हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। आप जानते हैं कि अगर इस पर रोक नहीं लगाया जाएगा तो जितने भी देश हैं ये अपने हिसाब से, जितना अपने लाभ के हिसाब से ज़्यादा संसाधनों का दोहन करेंगे और ये धीरे धीरे पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन
में सुराग, परितंत्र पर खतरा, भूमि निम्नीकरण, इन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और इन सब का कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे ऊपर भी बाद में पड़ेगा। आज इन चीज़ों को भले ही हम ना समझें, बाद में इसका जो है प्रभाव हमारे ही ऊपर आता है, या आज हम नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के ऊपर ये प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। और इन नुकसानों को बचाने के लिए पूरे विश्व पे कई देश जो है इकट्ठा होते हैं, लगभग 100 देश जो है ब्राज़ील में इकट्ठा होते हैं और एक सम्मेलन करते हैं, जिसे ब्राज़ील का एक जो है शहर है रियो डी जेनेरो, जहाँ पे ये 100 देश मिलके एक सम्मेलन करते हैं। जो इसका जो विशेष मुद्दा होता है ये पर्यावरण के सतत विकास पे होता है कि पर्यावरण में जो संसाधन हैं उनका जो हम विकास कर रहे हैं वो सतत रूप से, सतत पोषणी रूप से किया जाए। ये जो शहर है ये ब्राज़ील में हुआ है। इसमें 100 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। ये 100 देशों से मिला के आप जानते हैं पूरे विश्व में देश की संख्या 195 है, जिसमें से जो है 193 राष्ट्र संघ में आते हैं। 193 में से 100 देश ऐसे थे जो इस सम्मेलन में भाग लेते हैं, ताकि जो है सतत पोषणी विकास पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इस जो सम्मेलन आपका जो ये पृथ्वी सम्मेलन है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ये 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका जो ये सम्मेलन है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उभरते पर्यावरण का जो है संरक्षण करना। इस टाइम का जो पर्यावरण है, यानी कि ये जो पर्यावरण इस टाइम हम देख रहे हैं, इसको किस तरह से हम इसका संरक्षण करें, क्योंकि अगर इन पर रोक नहीं लगाया गया तो पर्यावरण में सभी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा उसका मानव जो जाति है उसका अधिक से अधिक जो है दोहन करने लगती है। और प्लस में सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना, यानी कि जो आप देख रहे हैं कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कुछ लोगों के, सीमित लोगों को हाथों में चले गए हैं। अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो जो है जो आपका देश है या पूरे विश्व में 2 वर्ग में लोग बढ़ जाएंगे, एक तो अमीर वर्ग में, एक गरीब वर्ग में। तो इसका ध्यान देते हुए जो ये सम्मेलन रखा गया है। बाकी हम आगे देखते हैं कि इस सम्मेलन में क्या है।